नेक्स्ट इज सिस्टेमिक जुवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस। सिस्टेमिक मीन्स एक तो इसमें सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट होगी जिसमें हमें फीवर मिलेगा, रैश मिलेगा। उसके बाद जुवेनाइल है, लेस देन 16 ईयर्स में होगा। आइडियोपैथिक में रीज़न अननोन है। एंटीरियर यूवेइटिस के साथ एसोसिएटेड होता है और आर्थराइटिस होगा इसमें जिसमें मोर देन 2 जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे और इसमें क्योंकि इन्फ्लेमेशन है तो ईएसआर और सीआरपी रेज्ड होंगे। नेक्स्ट इज शॉगरेन सिंड्रोम जिसमें लैक्रिमल ग्लैंड्स की और सलाइवरी ग्लैंड्स की ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाती है और ये ज़्यादा कॉमन होता है फीमेल्स में इन 40 to 60 ईयर्स ऑफ एज। जब लैक्रिमल ग्लैंड्स की डिस्ट्रक्शन होगी डिक्रीज टीयर प्रोडक्शन की वजह से केराटोकंजंक्टिवाइटिस सीखा होगा और पेशेंट विल फील ग्रिटी और सैंडी सेंसेशन इन आइज़। जब सलाइवा की प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो इसकी वजह से हो जाएगा ज़ीरोस्टोमिया और फिशरिंग ऑफ द टंग। इसमें एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ और रीमेटाइड फैक्टर दोनों ही पॉजिटिव मिल सकते हैं और लेकिन इसके लिए जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ होती हैं एंटी रो और एंटी ला, एसएसए और एसएसबी, और ये दोनों एंटीबॉडीज़ एसएलई में भी हमें मिल सकती हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग ये होती है कि बाइलेटरल पैरोटिड की एनलार्जमेंट होती है। अब ये प्राइमरी डिजीज़ भी हो सकती है या बाकी ऑटो इम्यून डिजीज़ से भी एसोसिएट कर सकती है जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई और सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। उसके बाद इसकी कॉम्प्लिकेशंस में आ जाती हैं डेंटल केरीज, स्मॉल लिम्फोमा, पैरोटिड एनलार्जमेंट और इंक्रीज रिस्क ऑफ न्यूनेटल ल्यूपस। और इसके कंफर्मेशन के लिए हम करवाते हैं बायोप्सी। नेक्स्ट इज सेप्टिक आर्थराइटिस। सेप्टिक आर्थराइटिस में भी जॉइंट की इन्फ्लेमेशन होगी और इसमें सबसे कॉमन ऑर्गेनिजम्स होते हैं ओरियस, स्ट्रेप्टोकोकस और निजेरिया गनोरिया। और इसमें सबसे ये भी मोनो आर्टिकुलर है यानी सिर्फ एक ही जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट होगी। इन्फ्लेमेशन की वजह से स्वॉलन, रेड और पेनफुल जॉइंट होगा। क्योंकि ये एक सिस्टेमिक डिजीज़ की वजह से हो रहा है तो फिर इसमें WBCs का लेवल बहुत ज़्यादा होगा, मोर देन 50,000। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस में ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है, रिवर्सिबल जॉइंट डैमेज और सेप्सिस। ट्रीटमेंट में हम एस्पायरेशन और ड्रेनेज कर देते हैं ताकि रिवर्सिबल जॉइंट डैमेज ना हो। उसके बाद डिसएमिनेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शन, एसटीआई जो प्रेजेंट करती है या तो पुरुलेंट आर्थराइटिस के तौर पर या फिर ट्राइड होता है पोली आर्थ्रेल्जिया, टीनोसाइनोवाइटिस और डर्माटाइटिस का। नेक्स्ट इज सीरो नेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस। इसमें जो आर्थराइटिस होता है विदाउट र्यूमेटाइड फैक्टर नेगेटिव होता है। इसमें एसोसिएशन होती है HLA-B27 के साथ और इसमें जो 4 डिजीज आती हैं पेयर, सोराइटिक आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ और रिएक्टिव आर्थराइटिस। सोरियाटिक इन सब में क्या होता है कि इन्फ्लेमेटरी बैक पेन होगी। इसके अलावा आर्थराइटिस, एंथेसिस और डेक्टेलाइसिस यानी कि स्वॉलन फिंगर्स जिसको हम सॉसेज फिंगर्स भी बोलते हैं। और एंथेसिस में क्या होता है कि जो टेंडन की इंसर्शन साइट्स हैं वो इन्फ्लेम हो जाती हैं। सबसे पहले सोराइटिक आर्थराइटिस है, इसमें स्किन सोरियासिस से एसोसिएशन होती है। एसिमेट्रिक और पैची डिस्ट्रीब्यूशन होती है जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है। फिंगर्स की स्वेलिंग होगी और इसके अलावा पेंसिल कप डिफॉर्मिटी मिलेगी एक्सरे पे, जैसे यहाँ दिखाया हुआ है जैसे एक पेंसिल कप में रखी हुई है, इतनी ज़्यादा बोन की डिफॉर्मिटी हो गई है। उसके बाद है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इसमें क्या होता है कि जो स्पाइन और सैक्रोइलिक जॉइंट की सिमेट्रिक इन्वॉल्वमेंट होती है और जो जॉइंट्स हैं वर्टिब्रा फ्यूज़ कर जाते हैं, इसको हम बोलते हैं बैम्बू स्पाइन। उसके बाद इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, क्रोहन और अल्सरेटिव कोलाइटिस की भी इसके साथ एसोसिएशन होती है। उसके बाद रिएक्टिव आर्थराइटिस में ट्रायड होता है कांट सी पी एंड बेंड माई नी, कंजंक्टिवाइटिस, यूरिथराइटिस और आर्थराइटिस। और इसके साथ जो एसोसिएटेड इन्फेक्शंस होते हैं उनमें आ जाते हैं शिगेला, साल्मोनेला, क्लेमीडिया, कंपाइलोबैक्टर, यर्सीनिया और इकोलाई। नेक्स्ट इज SLE, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस। इट इज़ सिस्टेमिक रिमिटिंग एंड रिलैप्सिंग ऑटोइम्यून डिजीज़। इसमें रिमिशन होगी, यहाँ पे रिलैप्सिंग होगी। उसके बाद इसमें इसकी जो एसोसिएशन होती है टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी के साथ और इसमें टाइप 2 भी हो सकती है। अर्ली कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी होती है। इसमें जो क्लासिकल प्रेजेंटेशन होती है एक फीमेल होगी जो कि प्रेजेंट करेगी फीवर, जॉइंट पेन और फेशियल रैश के साथ दैट विल बी स्पेयरिंग नेज़ोलैबियल फोल्ड्स।
देन इसकी एसोसिएशन हो सकती है लिबमेंसेक एंडोकार्डाइटिस के साथ, लूपस नेफ्राइटिस के साथ, जिसकी वजह से नेफ्रेटिक और नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। कॉमन कॉजेज़ ऑफ डेथ होती हैं आरआईसी, रिक से याद कर लेते हैं। रीनल डिजीज़ सबसे कॉमन है, इसके अलावा इन्फेक्शन और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। उसके बाद अगर इसमें एनटीएसएसए पॉजिटिव प्रेग्नेंट पेशेंट है तो उसमें न्यूनेटल ल्यूपस का रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। सिम्टम्स इसके याद कर लेते हैं रैश और पेन से, रैश, आर्थराइटिस, सीरोसाइटिस, हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ओरल या नेजोफेरेंजियल अल्सर्स, रीनल डिजीज़, फोटोसेंसिटिविटी, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ या इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। अब इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में एंटी डीएसडीएनए और एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज़ जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं और एंटी स्मिथ सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक होती हैं एसएलई के लिए। और नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। बाद है मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़, इसमें भी एसएलई और सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस वाले फीचर्स होते हैं, लेकिन इसकी एसोसिएशन होती है एंटी आरएनपी एंटीबॉडीज़ के साथ। Is anti-phospholipid syndrome. It can be primary or secondary autoimmune disorder. सबसे मोस्ट कॉमनली ये एसएलई में होता है। इसकी जो डायग्नोसिस है वो हम क्लिनिकल क्राइटेरिया पे ही करते हैं। इसमें थ्रोम्बोसिस की हिस्ट्री होगी, रिकरेंट एबॉर्शंस की, और लैब फाइंडिंग्स में हमें ल्यूपस एंटीकोआगुलेंट और एंटी कार्डियोलाइपिन एंटीबॉडीज़ मिलेंगी। और इसकी ट्रीटमेंट हम करते हैं सिस्टेमिक एंटीकोआगुलेशन के साथ। नेक्स्ट इज़ पोलीमायल्जिया रूमेटिका। इसमें क्या होगा, पेन और स्टिफनेस होगी प्रॉक्सिमल मसल्स में, बट उनकी वीकनेस नहीं होगी, सिर्फ पेन और स्टिफनेस होगी। इसके अलावा फीवर और मलेज, वेट लॉस हो सकता है, ज़्यादातर कॉमन फीमेल्स में होता है मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज, और इसकी एसोसिएशन होती है जॉइंट सेल टेम्पोरल आर्थराइटिस के साथ। ईएसआर सीआरपी इंक्रीज्ड होगा, सीके का लेवल नॉर्मल होगा क्योंकि मसल की ब्रेकडाउन नहीं हो रही, और इसमें रैपिड रिस्पॉन्स होता है टू लो डोज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। नेक्स्ट इज़ फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया कॉमन होता है फीमेल्स 20 to 50 ईयर्स ऑफ एज में। क्रोनिक वाइड स्प्रेड मस्कुलोस्केलेटल पेन होती है और उसके साथ एसोसिएशन होती है टेंडर पॉइंट्स की, स्टिफनेस, पुअर स्लीप, फटीग और कॉग्निटिव डिस्टर्बेंस। इसमें हमारे पास न्यूरोलॉजी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स नॉर्मल होंगे। ट्रीटमेंट में हम रेगुलर एक्सरसाइज, एंटी डिप्रेसेंट्स और न्यूरोपैथी। नेक्स्ट इज़ पोलीमायोसाइटिस एंड डर्मेटोमायोसाइटिस। इन दोनों में भी ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेशन हो जाती है मसल्स की। नॉन स्पेसिफिक में एएनए और सीके इंक्रीज होगा, और स्पेसिफिक में एंटी जो, एंटी एसआरपी और एंटी मी टू एंटीबॉडीज़। पोलीमायोसाइटिस में मसल्स की इन्फ्लेमेशन होगी, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस होगी जो कि सिमेट्रिकल और प्रोग्रेसिव होगी। ज़्यादातर कॉम इसमें इन्वॉल्व होते हैं शोल्डर्स। और जो डर्मेटोमायोसाइटिस है इसमें पोलीमायोसाइटिस के साथ साथ स्किन भी इन्वॉल्व होती है, जिसकी वजह से इसमें हमें मिलेंगे गॉट्रॉन पैप्यूल्स, फोटो डिस्ट्रीब्यूटेड फेशियल एरिथीमा, शॉल एंड फेस रैश और मैकेनिक हैंड्स। जो पोलीमायोसाइटिस में एंडोमाइसिल की इन्फ्लेमेशन होती है और डर्मेटोमायोसाइटिस में पेरीमाइसिल इन्फ्लेमेशन, और इसमें CD8 पॉजिटिव टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं और इसमें CD4 पॉजिटिव टी सेल्स की इसमें CD4 पॉजिटिव सेल्स की एट्रोफी हो सकती है। उसके बाद मायोसाइटिस ओसिफिकेंस। इसमें क्या होता है कि जो मायोसाइटिस मींस मसल की इन्फ्लेमेशन, और ओसिफिकेंस मतलब कि ओसिफिकेशन हो जाएगी, यानी कि स्केलेटल मसल के अंदर ऑसिफिकेशन हो जाएगी। इट कैन बी ड्यू टू ब्लंट मसल ट्रॉमा। जब ट्रॉमा होगा तो फिर इसकी जब हीलिंग होगी तो इसमें कैल्शियम की डेपोजिशन की वजह से वहाँ पर एक हार्ड सा मैस बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक ऑसिफिकेशन। ये प्रेजेंट करती है एज पेनफुल सॉफ्ट टिश्यू मैस। इमेजिंग पे हमें एगशेल कैल्सिफिकेशन मिलेगी ड्यू टू कैल्शियम डेपोजिशन, और हिस्टोलॉजी पे मेटास्टैटिक बोन मिलेगी विच विल बी सराउंडिंग द फाइब्रोब्लास्टिक proliferation and it is a benign condition. Next is vasculitis, inflammation of vessels. It is also autoimmune process. सबसे पहले लार्ज सेल वास्कुलाइटिस में इन्वॉल्व होंगी लार्ज वेसल जैसे कि एओटा। इसमें दो टाइप्स हैं, जॉइंट सेल जिसको टेम्पोरल भी बोलते हैं, और दूसरी है टाकायाटू आर्थराइटिस। अब इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। पहले तो ये दोनों फीमेल्स में होती हैं, इनमें एज का डिफरेंस है। जॉइंट सेल मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज में होता है और टाकायासू लेस देन 40 ईयर्स ऑफ एज में। अब
जो जॉइंट सेल इफ़ेक्ट करती है कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस को। जब ये टेम्पोरल आर्टरी को अफेक्ट करेगी तो टेम्पोरल आर्टरी टेंडरनेस होगी और हेडेक होगी। जब जॉ की आर्टरीज़ को अफेक्ट करेगी तो जॉ क्लॉडिकेशन होगी। जब ऑप्थेल्मिक आर्टरी को अफेक्ट करेगी तो इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस होगी। जबकि टाकाई आर्थ्रो आर्थराइटिस में जो एओर्टिक आर्च की ब्रांचेज़ हैं वो अफेक्ट होती हैं। तो इसमें हम इसको बोलते हैं पल्सलेस डिजीज़, क्योंकि जब ये अपर लिम्ब की आर्टरीज़ को अफेक्ट करेगी तो अपर एक्सट्रीमिटीज़ की पल्सेस बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगी। जब ये हेड की आर्टरीज़ को अफेक्ट करेगी जिसकी वजह से ओकुलर डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं। इसमें अब फोकल ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है, इसमें भी ग्रैन्युलोमेटस थिकनिंग होती है। दोनों में ईएसआर इंक्रीज होगा। दोनों को ही हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से ट्रीट करते हैं, बट इन केस ऑफ जॉइंट सेल आर्थराइटिस हमने बायोप्सी लेने से पहले हाई डोज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देने होते हैं। अगर हम नहीं देंगे तो उसकी वजह से परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकती है। अब इसमें जो फोकल ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन है, इसका मतलब ये है कि ये फोकल एरियाज़ में होती है, कुछ एरिया में है और आगे नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है जब हम बायोप्सी लें तो हम नॉर्मल एरिया की बायोप्सी ले लें और उस पे ये शो ही ना हो। उसके बाद आ जाती हैं मीडियम वेसल वास्कुलाइटिस, जो कि मस्कुलर आर्टरीज़ को अफेक्ट करती हैं, जो कि ऑर्गन्स को सप्लाई करती हैं। इसमें बर्जर डिजीज़ है, कावासाकी डिजीज़ है और पॉलीआर्थराइटिस नोडुज़ा। बर्जर डिजीज़, इसको हम थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस भी बोलते हैं। थ्रोम्बो मतलब क्लॉट, एंजाइटिस मीन वेसल इन्फ्लेमेशन और ऑब्लिटरेंस मीन्स के ब्लॉकेज। इसमें क्या होता है कि वेसल्स में क्लॉट बन जाता है जिसकी वजह से इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन हो जाती है। जब ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो गैंग्रीन हो जाएगा और ऑटो एम्पुटेशन हो जाती है। और इसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होती है विद द टोबैको स्मोकिंग, और इसकी ट्रीटमेंट में हमने स्मोकिंग सेसेशन करनी होती है। इससे स्लो डाउन हो जाता है प्रोसेस, पर बिल्कुल ठीक नहीं होता। नेक्स्ट इज़ कावासाकी डिजीज़। इट अफेक्ट चिल्ड्रन लेस दैन 4 years ऑफ एज। उसको पहले हम बोलते थे म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम, क्योंकि इसमें स्किन भी इन्वॉल्व होती है उसके साथ लिम्फ नोड्स भी। इसके हम सिम्टम्स को क्रैच से याद कर सकते हैं: कंजंक्टिवाइटिस, रैश, एडिनोपैथी, स्ट्रॉबेरी टंग और हैंड फुट चेंजेस, इसके साथ फीवर। और ये अफेक्ट करता है करोनरी आर्टरी को, जिसकी वजह से करोनरी आर्टरी एनोरिज्म भी बन सकती है। उसकी ट्रीटमेंट में हम आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन और एस्पिरिन देते हैं। नेक्स्ट इज़ पोली आर्थराइटिस नोडुसा, पैन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इम्यून सेल डायरेक्टली एंडोथेलियल सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उन्हें लगता है कि हेपेटाइटिस बी वायरस है, जबकि वो एंडोथेलियम होती है। इसकी वजह से इसकी एसोसिएशन होती है हेपेटाइटिस बी के साथ। और इसकी जो सिम्टम्स एसोसिएशन होती हैं स्किन के साथ, यानी कि एस से स्किन, के से किडनी, आई से इंटेस्टाइन और एन से नर्व्स। जब स्किन की इन्वॉल्वमेंट होगी तो क्यूटेनियस इरप्शंस होंगी। जब उसके बाद आ जाती है किडनी, उसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से हाइपरटेंशन होगी। उसके बाद आ जाती है इंटेस्टाइन, उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी तो एब्डोमिनल पेन और मेलिना होगा। और जब नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट होगी तो उसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन होगा। अब इसमें बात याद रखनी है कि टिपिकली रीनल और विसरल वेसल को इन्वॉल्व करती है, बट इट स्पेयर्स दी पल्मनरी आर्टरीज, यानी पल्मनरी आर्टरीज को छोड़ के बाकी ये तमाम जो रीनल और विसरल वेसल्स को इन्वॉल्व करती है। अब इसमें ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन मिलती है हमें, यानी कि सारी वॉल्स इन्वॉल्व होती हैं। और उसके अलावा फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, आर्टीरियोग्राम पे हमें स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स अपीयरेंस मिलती है, क्योंकि एनोरिज्म वॉल थिन होने की वजह से एनोरिज्म बनते हैं, तो इस तरह से एक बीडीड अपीयरेंस हमें मिलती है। ट्रीटमेंट में हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते हैं और साइक्लोफॉस्फामाइड। स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस, इसमें टारगेट होता है आर्टीरियोल्स, कैपिलरी और वेन्यूल्स। सबसे पहले बैशे सिंड्रोम, जिसकी एसोसिएशन होती है रिकरेंट एप्थस अल्सर के साथ और HLA-B51, और ये प्रेसिपिटेट होता है बाय हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस या फिर पार्वो वायरस। उसके बाद क्यूटेनियस स्मॉल वेसल वास्कुलाइटिस दैट अकर 7 to 10 days आफ्टर सर्टेन मेडिकेशंस, जिनमें पेनिसिलिन, सेफ्लोस्पोरिन, सल्फोनामाइड, फेनिटोइन और एलोपिरिनोल। यहाँ पे इन्फेक्शंस HCV और HIV पर पाल्पेबल परपरा मिलेगा, लेकिन कोई विसरल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी इसमें। नेक्स्ट इज़ ग्रैन्युलोमेटोसिस विद पोलियंजाइटिस, जिसको हम वेजिनल ग्रैन्युलोमेटोसिस भी बोलते हैं। अब इसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक और रीनल इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी कि नेज़ल, लंग्स और किडनी की इन्वॉल्वमेंट होती है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की इन्वॉल्वमेंट की वजह से नेज़ल सेप्टम की परफोरेशन और क्रोनिक साइनोसाइटिस होगा। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, लंग्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हीमोप्टेसिस और किडनीज की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस।
अब इसमें जो हमें ट्राइड मिलता है उसमें फोकल नेक्रोटाइजिंग वास्कुलाइटिस, नेक्रोटाइजिंग ग्रेन्युलोमास इन लंग एंड अपर एयरवेज और नेक्रोटाइजिंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें एंटीबॉडी हमें मिलेगी CN का, और ट्रीटमेंट में हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और साइक्लोफॉस्फामाइड देंगे। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस भी इसके जैसी ही होती है वेजिनल की तरह। इसमें सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि इसमें नेजोफ्रेंजियल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती जबकि उसमें होती है, और इसमें ग्रैन्युलोमास नहीं बनते जबकि उसमें थे ग्रैन्युलोमास, और इसमें PN का पॉजिटिव होती है, उसमें थी AN का पॉजिटिव, और ट्रीटमेंट दोनों का सेम है, साइक्लोफॉस्फामाइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। उसके बाद आती है इयोसिनोफिलिक ग्रैन्युलोमाटिस विद पॉलीएंजाइटिस। ये भी वैसी होती है जैसे कि माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस थी। इसमें एक चीज़ ये होती है कि इसकी एसोसिएशन अस्थमा के साथ भी होती है, और ये एज एलर्जी की तरह भी प्रेजेंट कर सकती है, और इसमें एलर्जी वाली सारी चीज़ें हमें मिलेंगी, एओसिनोफिल ज़्यादा होंगे और IgE का लेवल भी ज़्यादा होगा। इसके अलावा इसमें भी ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन होगी और PN का पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट इज़ इम्यूनोग्लोबुलिन ए वास्कुलाइटिस। इसके नाम से पता लग रहा है कि इसमें IgA इम्यून कम्प्लेक्स की डेपोजिशन होगी, इसको हम इनवर्शोलिन परपरा भी बोलते हैं। इसमें जो क्लासिकल ट्राइड मिलता है उसमें इसमें क्योंकि लंग्स और GIT की इन्वॉल्वमेंट होती है, हिंज पेन मिलेगी, स्टमक पेन मिलेगी और पाल्पेबल परपरा, और ये सबसे कॉमन चाइल्डहुड सिस्टेमिक वास्कुलाइटिस है। इसकी ट्रीटमेंट हम सपोर्टिव करते हैं, यहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे देते हैं। उसके बाद मिक्स्ड क्रायोग्लोबुलिनीमिया है। इसमें वायरल इन्फेक्शन के साथ एसोसिएशन होती है, स्पेशली हेपेटाइटिस C वायरस, और इसमें ट्राइड हमें मिलता है पाल्पेबल परपरा, वीकनेस और आर्थ्रेल्जियास का। नेक्स्ट इज डिफरेंसेस बिटवीन मिस्थेनिया ग्रेविस एंड लैम्बर्ट ईटन मिस्थेनिक सिंड्रोम। सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्थेनिया ग्रेविस होता है, और ये इतना कॉमन नहीं है। पैथोफिजियोलॉजी में मिस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है कि जो पोस्ट साइनेप्टिक एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन आकर इन पर एक्ट ही नहीं कर पाती, और इसकी वजह से मसल फटीग होगी और टोसिस डिप्लोपिया, यानी कि मसल्स का कोई भी काम नहीं होगा, रेस्पिरेटरी मसल इन्वॉल्वमेंट होगी तो इसकी वजह से डिस्निया होगा, बल्बर मसल इन्वॉल्वमेंट की वजह से डिस्फेजिया और डिफ़िकल्टी च्यूइंग होगी। इसके अलावा रिफ्लेक्सेस इसमें स्पेयर्ड होते हैं, और ये मसल यूज़ के साथ और ज़्यादा वर्सन कर जाती है। जबकि लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम में क्या होता है कि जो प्री साइनेप्टिक कैल्शियम चैनल्स हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, कैल्शियम रिलीज़ ही नहीं होता तो वो एसिटाइलकोलिन को रिलीज़ ही नहीं करवाता, और उसकी वजह से फिर प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस होगी। इसमें इसके साथ ऑटोनोमिक सिम्टम्स भी आ जाते हैं जैसे कि ड्राई माउथ और कॉन्स्टिपेशन। इसमें हाइपररिफ्लेक्सिया होगा, और ये मसल वीकनेस के साथ इम्प्रूव कर जाती है, क्योंकि मसल वीकनेस के साथ कैल्शियम का इन्फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा तो ये इम्प्रूव हो जाएगी। इसकी मिस्थेनिया ग्रेविस की एसोसिएशन होती है थायमोमा और थायमिक हाइपरप्लेजिया के साथ, जबकि इसकी होती है स्मॉल सेल लंग कैंसर के साथ। अब इसके सिम्टम्स रिवर्स कर जाते हैं पायरिडोस्टिगमीन के साथ, जो कि एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर है, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, जबकि इसमें इतना इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि इसमें तो कैल्शियम का मेन मसला आ रहा था। जैसे नॉर्स फिनोमेना, इसमें क्या होता है किसी भी कोल्ड या स्ट्रेस की वजह से जो आर्टीरियोल्स हैं उनका वेजोस्पैज्म हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाता है, और फिर इसमें हमें 3 तरह की कलर्स मिलते हैं। अगर इस्कीमिया सबसे पहले होगा ड्यू टू डिक्रीज ब्लड फ्लो, इसकी वजह से वाइट हो जाएंगी। उसके बाद जब हाइपोक्सिया होगा तो ब्लू हो जाएंगी, या रिपरफ्यूजन होगी तो ये रेड हो जाएंगी। ज़्यादातर ये टोज़ में और फिंगर्स में कॉमन होता है। अगर ये आइडियोपैथिक है, प्राइमरी डिजीज़ है तो रेनॉल्ड डिजीज़ कहेंगे, और अगर इसकी एसोसिएशन है किसी और डिजीज़ के साथ तो इसे रेनॉल्ड सिंड्रोम बोलेंगे। और इसमें इस्कीमिया की वजह से डिजिटल अल्सरेशन भी हो सकती है। इसका ट्रीटमेंट हम करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के साथ, जो कि प्रमोट करते हैं वेज़ोडाइलेशन को। नेक्स्ट इज स्क्लेरोडर्मा। स्क्लेरो मतलब स्किन, और डर्मा हार्डनिंग। इसमें क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू डिजीज है जिसमें स्किन की हार्डनिंग हो जाती है ड्यू टू कोलेजन डेपोजिशन। इसमें जो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसमें हमें ट्राइड मिलता है ऑटो इम्यूनिटी का, कोलेजन डेपोजिशन और फाइब्रोसिस का, और नॉन इन्फ्लेमेटरी वास्कुलोपैथी का। इसमें दो मेन टाइप्स हैं, डिफ्यूज़ और लिमिटेड। लिमिटेड में सिर्फ स्किन की इन्वॉल्वमेंट होती है जो कि फिंगर और फेस तक ही मतलब लिमिटेड होती है, और इसमें जो हमें स्किन मिलती है पफी टॉट मतलब टाइट स्किन होती है ड्यू टू फाइब्रोसिस विदाउट रिंकल्स, और फिंगर टिप पे हमें पिटिंग मिलती है। इसके जो एसोसिएशन होती है क्रेस्ट सिंड्रोम के साथ, जिसमें होता है कैल्सिनोसिस क्यूटिस, यानी कि फिंगर टिप्स पे कैल्शियम की डेपोजिशन होगी।
और उसके बाद एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडी पॉजिटिव होगी। रूमेटाइड फिनोमेना, इसोफेजियल डिसमोटिलिटी, स्क्लियोडैक्टिली जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होगी। और टी से टेलेंजेक्टेजियाज, और इसका जो है बिनाइन कोर्स होता है। अगर ये स्किन के साथ साथ अर्ली विसरल इन्वॉल्वमेंट भी हो जाए तो इसको हम डिफ्यूज़ कह देते हैं, और इसकी प्रोग्रेशन बहुत ज़्यादा रैपिड होती है। और इसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं अगर, तो इसमें हम रीनल वेसल मतलब रीनल इन्वॉल्वमेंट है उसकी वजह से रीनल क्राइसिस हो जाएगा। पल्मनरी इन्वॉल्वमेंट की वजह से इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस और पल्मनरी हाइपरटेंशन, जीआई इन्वॉल्वमेंट की वजह से डिस्फेजिया और हार्टबर्न, और इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। ये 75% फीमेल में होती है क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होती है। उसकी एसोसिएशन होती है एंटी SCL70 एंटीबॉडी के साथ। और इसमें हमने देखी थी एंटी सेंट्रोमियर लिमिटेड में थी, और इसमें एंटी SLL70 एंटीबॉडी।